हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास चैप्टर 3 अकाउंट्स थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। और हम बात करेंगे आईएफआरएस की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ये फिलहाल चैप्टर का नाम है पूरा। ओके, तो पहले देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर, तीसरा अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग और चौथा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से अकाउंट्स को साइड में रखते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, तो इमेजिन करो आपके स्कूल के बारे में। आपके स्कूल में कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, किसी भी पीरियड का किसी भी सब्जेक्ट का कोई टाइम नहीं है, लंच करने का कोई टाइम नहीं है। तो इमेजिन करो क्या आपका स्कूल चल पाएगा। देखो, स्टार्टिंग के लिए बहुत फनी सा फील हो रहा है कि यार ठीक है, बहुत फन वाली बात है, जब मर्जी स्कूल जाएंगे, 10 बजे जाएंगे, 11 बजे आ जाएंगे, जो मर्जी करेंगे। लेकिन आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ऐसे में स्कूल सरवाइव नहीं कर पाएगा, स्कूल चल नहीं पाएगा। वैसे जैसे एक स्कूल बिना रूल रेगुलेशन के नहीं चल सकता, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बिना रूल रेगुलेशन के नहीं चल सकती, वैसे ही अकाउंट्स बिना रूल रेगुलेशन के नहीं चल सकती। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी आम भाषा में हिंदी में नियम एवं कानून। बिना नियम और कानून के, बिना रूल और रेगुलेशन के अकाउंट्स नहीं चल सकती। उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इस यहाँ पर हमारा गैप भी लिखा हुआ है, GAAP। इसका मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस है जनरली एक्सेप्टेड है अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड। जो मेन मेजर कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया और यूएसए हो गया, इन सब जगह पर अकाउंट्स के प्रिंसिपल सेम है। ओके, आगे की बात करते हैं। दूसरा, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या होते हैं। देखो, फीचर का मतलब होता है इन तीनों की वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पहचान है। अगर ये तीनों चीजें नहीं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। तो पहला फीचर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। प्रिंसिपल जो है वो मैन मेड है, यानी कि इंसानों ने बनाए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई सारे प्रिंसिपल मैन मेड ही होते हैं। ऐसा नहीं है, हम ग्रेविटी की बात करते हैं। हमें लगता है कि ग्रेविटी न्यूटन, आई गेस आई एम नॉट श्योर, न्यूटन की आइंस्टाइन। तो हमें लगता है कि भाई ग्रेविटी जो है वो न्यूटन ने बनाई थी, ग्रेविटी का प्रिंसिपल न्यूटन ने बनाया था। ऐसा नहीं है भाई। देखो, ग्रेविटी पहले से थी, जब से अर्थ है तब से ग्रेविटी है। लेकिन बस न्यूटन ने किया क्या, न्यूटन ने देखा भाई सेब गिर रहा है, उसने बोला भाई देखो ये जो सेब गिरता है तो नीचे की गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, इसका मतलब ग्रेविटी है। वो प्रिंसिपल पहले से था, बस उसको नाम दे दिया प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बाय नेचर होते हैं, वो पहले से ही होते हैं, हम बस उन्हें नाम देते हैं या उन्हें ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल है वो इंसान ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होती है उससे ही प्रिंसिपल्स बन करके आते हैं। जितनी प्रैक्टिस हो पाएगी, जितना प्रैक्टिकल हो पाएगा, जितना ट्रीटमेंट हो पाएगा, उसी से नए नए प्रिंसिपल बन पाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये प्रिंसिपल मैन मेड है तो ये फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा नहीं है कि फिक्स है। भाई ग्रेविटी, आपने सुना है कि ग्रेविटी इंडिया में ज्यादा है, चाइना में कम है, अमेरिका में और ज्यादा है। ऐसा होता है क्या, 100 किलो का आदमी इंडिया में भी 100 किलो का है, चाइना में भी 100 किलो का है, अमेरिका में भी 100 किलो का है, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह सेम है। तो वैसे ही क्या है, देखो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो, ग्रेविटी तो हर जगह सेम क्योंकि नेचर ने बनाई है। लेकिन ये जो अकाउंट से प्रिंसिपल है हर जगह पर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि जो आइटम्स होती हैं, जो चीजें होती है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का चेंज आ जाता है। जैसे इंडिया में आइटम्स में चेंज है, थोड़ा सिस्टम में चेंज है चाइना के कंपेयर में। ठीक है, और चाइना और अमेरिका कंपैरिजन करें तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस की वजह से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी में एक और एग्जांपल दूं। सन 2000 तक या 1990 तक अकाउंटिंग जो थी वो फिजिकली की जाती थी, यानी कि कहने में प्रॉपर वो एनालॉग तरीके से की जाती थी, यानी कि मैनुअल तरीके से की जाती थी। उसके बाद में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए तो कंप्यूटराइज होने लगी, वर्चुअल अकाउंटिंग होने लगी। उससे पहले फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती थी, मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई आज सारा डेटा कंप्यूटराइज होता है हर कंपनी में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, तो अब क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज कर दी गई। अब बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है मेजर कंट्रीज में। ओके, जो WTO के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे बात करते हैं अजम्पशंस की। अजम्पशन का मतलब होता है अज्यूम कर लेना, यानी मान लेना। यानी कोई अकाउंट्स को करने के कुछ चीजें हमें माननी पड़ती हैं। वो पहली, उसमें हमने कुछ 3 चीजें हैं, इसमें 3 बातें जो हमने मानी है, अज्यूम करी है। उसमें पहली बात है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोर्सिबल पीरियड तक कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इसका मतलब अनंत काल तक कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। जैसे कि हमारा बिजनेस स्टडीज में था ना, चैप्टर 2 में,
उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी में, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो आने वाली है, उसमें पढ़ लेना, उसमें देख लेना। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर होता है, उसमें बताया गया पीपल मे कम पीपल मे गो, परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं उसे। पीपल मे कम पीपल मे गो बट कंपनी विल ऑलवेज बी देयर। यानी कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे एम्प्लॉयज जाएंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन फोर्सिबल पीरियड के लिए, अनंत काल तक के लिए कंटिन्यूसली रहेगी। तो वही यहाँ पर अज्यूम किया गया है। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि भाई हमने जो रूल रेगुलेशन अप्लाई किया है उसको 1 अकाउंटिंग पीरियड तक यानी 1 साल तक कंटिन्यूसली अप्लाई करना है, बीच में बार बार अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना है। हाँ, आगे से कोई लॉ आ गया तो उसको चेंज करना पड़े तो बात अलग है। इसमें एग्जांपल लेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो उसको चार्ज करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये प्रॉपर डीप में डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर है, ठीक है, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये समझ लो कि 2 मेथड है। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, साल के बीच में हमारा मन किया हमने WDV कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हम SLM से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, साल के बीच में गवर्नमेंट का सर्कुलर आगे भी SLM मेथड जो है रिपील कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, WDV से चार्ज करो। हाँ, तो कोई लॉ में चेंज हो गया तो अप्लाई करेंगे, लॉ में चेंज होगा तो अप्लाई करेंगे, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से चीजें नहीं बदलेंगे साल के बीच में। हाँ, साल के एंड होने पे मेथड चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब इंसिडेंट ऑफ हैपनिंग होती है तभी रिकॉर्ड किया जाता है उसे। कहने का मतलब क्या है, इसमें एग्जांपल से समझो डायरेक्टली। मान लो कि सेल हुई हमारी फरवरी 2019 में और हमें पैसा रिसीव हुआ अप्रैल 2019 में, तो आपको क्या लगता है वो सेल कब रिकॉर्ड की जाएगी, फेब 2019 की या अप्रैल 2019 की, और साल उसके बीच में साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो आपको क्या लगता है, आप सोचोगे जब पैसा मिला अप्रैल 2019, नहीं, वो सेल हुई कब है, सेल हुई है फेब 2019 में, तो फेब 2019 में ही रिकॉर्ड की जाएगी, वो अप्रैल 2019 में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। यानी कहने मतलब क्या है, इंसिडेंट ऑफ हैपनिंग जब होता है तभी वो रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि सेटलमेंट के टाइम पर। यानी सेल हो चुकी है फेब में, पैसे रिसीव हुए हैं अप्रैल में, तो वो सेल मानी जाएगी फेब की, ना कि अप्रैल की। ओके, ये अक्रूवल अजम्पशन और हमारा मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये प्रॉपर पूरी तरीके से मैच करता है। आगे जैसी प्रिंसिपल आएगी वैसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि भाई जब इंसिडेंट ऑफ हैपनिंग हुआ है तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो तभी की सेल मानी जाएगी, तभी का खर्चा माना जाएगा। जैसे कि मान लो हमें सैलरी पे करनी चाहिए थी मार्च और 2019 में, 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है, हम किसी वजह से सैलरी पे नहीं कर पाए, हमने सैलरी पे करी अप्रैल 2019 में, यानी अगले साल। देखो 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर इंडिया के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो जो सैलरी है जो पे तो अप्रैल में हुई है, लेकिन वो थी कब की, मार्च की, तो मार्च की ही सैलरी मानी जाएगी। इसे कहते हैं अक्रूवल अजम्पशन। ये प्रॉपर तरीके से रिलेट करता है मैचिंग प्रिंसिपल से और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल से। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कैसे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारा टॉपिक नंबर 4 है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स है जो बनाए गए हैं, जो 11 प्रिंसिपल है। ये वाला यहाँ पर नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था कैमरे में, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो 11 प्रिंसिपल फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो अकाउंट्स कहता है बिजनेस अलग और मालिक अलग। आपने वीडियोकॉन का ऐड देखा होगा, उसमें कहता है वो कि ससुर जी, रिश्तेदारी अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पर अकाउंट्स भी कहती है मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। बेटा जिंदगी भर एक बात याद रखना, अगर अकाउंट सही तरीके से सीखनी हो, सही तरीके से करनी है, तो अपने आप को हमेशा जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उस कंपनी का अकाउंटेंट मानना, और ये मानना कि आप उस कंपनी के लिए काम करते हो, ना कि मालिक के लिए। कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी है, मान लो गुप्ता एंटरप्राइजेस, मैं चला रहा हूँ, मेरी कंपनी है, और आप उसके एम्प्लॉय हो, तो आप गुप्ता एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय, मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है ना। आप कंपनी के लिए काम करते हैं, मेरे लिए काम नहीं करते। ओके, तो बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, और आप बिजनेस के लिए काम करते हो। जो अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के लिए बनते हैं, ना कि मालिक के लिए बनते हैं। हालांकि बाद में चेक करना, प्रॉफिट लेना मालिक का ही काम होता है, लेकिन आप काम बिजनेस के लिए करते हो, याद रखना, ठीक है। तो बिजनेस अलग, मालिक अलग, ठीक है। अब बात करते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है अकाउंट्स उन चीजों को रिकॉर्ड करेगा जिसकी मॉनेटरी कोई वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमारे पास 10 टन रॉ मटेरियल है, तो 10 टन रॉ मटेरियल है, उसकी अकाउंट्स उसको क्या रिकॉर्ड करेगा, क्लोजिंग स्टॉक 10 टन रॉ मटेरियल नहीं।
अकाउंट्स बोलेगा जी क्लोजिंग स्टॉक में अमाउंट बताओ ना, 10 टन का प्राइस क्या है जी, 10 टन का प्राइस 10 लाख रुपए है, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख रुपए का है, ठीक है। जैसे हमारे पास एसेट्स में 10 ट्रक है तो ये थोड़ी रिकॉर्ड होगा एसेट साइड में 10 ट्रक है हमारे पास, ऐसे रिकॉर्ड नहीं होता, वहां पर रिकॉर्ड होगा ट्रक्स और आगे लिखा जाएगा प्राइस, प्राइस कितना है और नंबर ऑफ ट्रक्स ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो, लेकिन मेन चीज क्या है, प्राइस क्या उनका ये रिकॉर्ड होगा, ना कि नंबर ऑफ ट्रक रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। मान लो सारा का सारा स्क्रैप है, कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल कबाड़े वाली वैल्यू, हमने कह दिया 100 ट्रक है हमारे पास, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या है वो रिकॉर्ड की जाएगी, और किस टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स यानी पैसे के रूप में, हर चीज की वैल्यू नापी जाती है पैसे के रूप में। अब बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रिंसिपल कहता है अकाउंट्स साल में एक बार क्लोज होने ही होने चाहिए। अब अंग्रेज लोगों का, अमेरिका वालों का क्या है, वो कैलेंडर ये फॉलो करते हैं, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी को अकाउंट्स खुलते हैं, 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। हम इंडियंस फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। तो हमारी सारी इंडियन कंपनीज फॉलो करती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब एक बहुत कॉमन कंपनी आप अच्छी तरह जानते हो, आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि जिसकी सब्सिडरी कंपनी आइडिया भी है, आइडिया वाले जो है, आइडिया वोडाफोन वाले। अब इनका सिस्टम क्या है, ये अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं दिवाली से 1 दिन पहले, और दिवाली के दिन नए अकाउंट शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे दिवाली का तो कोई डेट फिक्स ही नहीं, आगे पीछे हो जाती है, लेकिन एक सर्टेन तो है कि भाई वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर की स्टार्टिंग में आएगी, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तो एक सर्टेन डेट पे आती है ना, तो वो अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं दिवाली से 1 दिन पहले, और दिवाली के दिन नए अकाउंट शुरू करते हैं। लेकिन करते तो है, गवर्नमेंट को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका मन कर रहा है, आपका बर्थडे आता है, मान लो 30 मई को, आप 30 मई को अपने अकाउंट्स क्लोज करो, ठीक है, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन साल में एक बार अकाउंट्स क्लोज होने जरूरी है, ताकि पूरे 1 साल का प्रॉफिट और लॉस पता किया जा सके, और साल के 1 साल होने पे असेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू एग्जैक्ट पता लगाई जा सके, ठीक है। बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स कहता है जी कोई भी अगर ऐसी बात हुई है जो कि अनयूजुअल है, अनकॉमन है, तो उसको डिस्क्लोज करो नीचे बॉटम में नोट्स टू अकाउंट्स में। कैसे, जैसे मान लो कि भाई हमारी कंपनी की पिछले साल की सेल थी, हमारी पिछले साल का टर्नओवर मतलब सेल थी 100 करोड़ रुपए, अब इस साल सेल्स घट करके हो गई 90 करोड़ रुपए, तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो उसके पीछे जो रीजन है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और जरूरी है। अब आप बोलो कि भाई ऐसे तो बहुत छोटी मोटी चीजें भी होती हैं, क्या हर चीज को डिस्क्लोज करेंगे तो भाई ऐसे तो पन्ने के पन्ने भर जाएंगे, दुनिया भर का डेटा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या चीज है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, इन दोनों को साथ में समझना। ये कहता है कि चीजों को डिस्क्लोज करो प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो चीज जो डिस्क्लोज करनी है वो मटेरियल होनी चाहिए। मटेरियल का मतलब क्या है, अब आपकी कंपनी का टर्नओवर था 100 करोड़ रुपए, घट करके हो गया 90 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया, तो भैया इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि वो 10 करोड़ रुपए मटेरियल है, यानी बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेम कंपनी की। अब पिछले साल टर्नओवर था 100 करोड़ रुपए, इस साल टर्नओवर हो गया 99 करोड़ रुपए, 99.5 करोड़ रुपीस, 0.5 करोड़ का 50 लाख का डिफरेंस आया, तो 50 लाख रुपए उस कंपनी के लिए मटेरियल नहीं है, यानी उसकी कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। डिस्क्लोज वही चीजें होंगी जो मटेरियल होगी, मटेरियल यानी कि हाई वैल्यू होगी। अब बोलोगे हाई वैल्यू डिसाइड कैसे होती है, भाई 100 करोड़ की कंपनी के लिए 10 करोड़ रुपए ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रखते हैं, लेकिन एक कंपनी जिसका 1 लाख करोड़ का बिजनेस है, अब 1 लाख करोड़ के लिए 10 करोड़ रुपए मटेरियल नहीं है, उसके लिए तो 100 करोड़ रुपए मटेरियल नहीं है, तो 100 करोड़ रुपए में कोई बदलाव आ जाएगा सेल्स में, चाहे कॉस्ट में, चाहे किसी चीज में, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ के सामने 100 करोड़ रुपए कोई मटेरियल नहीं है, यानी कि ज्यादा वैल्यू वाले नहीं है। ये कुछ उसी तरीके से है, आपकी जेब से 10 रुपए का नोट गिर जाता है, टेंशन नहीं लोगे, लेकिन अगर आप 2000 रुपए का नोट लेके जा रहे हो, खो जाता है, तो भैया टेंशन ली जाएगी, क्योंकि 2000 रुपए का नोट आपके लिए मटेरियल है अगर आप इंसान हो, लेकिन 10 रुपए का नोट आपके लिए शायद मटेरियल ना हो। तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, 10 रुपए हो चाहे 1 रुपए, मेहनत की कमाई तो मेहनत की कमाई होती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, 10 रुपए के लिए आप खो गए तो क्या टेंशन पार करके क्या एक दिन छुट्टी करके घर बैठ जाओगे? अपने पापा से पूछो, क्या वो 10 रुपए के चक्कर में क्या सर पकड़ के बैठ जाएंगे, छुट्टी कर लेंगे, तबियत खराब कर लेंगे, तो उल्टा तो नुकसान हो गया ना, ठीक है। तो 10 रुपए एक आम इंसान के लिए, चाहे 1 रुपए का सिक्का आम इंसान के लिए मटेरियल नहीं है, लेकिन 2000 रुपए का नोट इंसान के लिए मटेरियल है, यानी हाई वैल्यू। किसकी इंपॉर्टेंस है, किसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इंपॉर्टेंस को अकाउंट्स के अंदर कहते हैं मटेरियल, चाहे मटेरियलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या है भैया, देखो मैंने यहाँ बताया था कि सेल हो गई हमारी फैब में, पैसा रिसीव हो रहा है अप्रैल में, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है भैया सेल तो हो गई, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है,
जब तक वो सेल वाला पैसा रिसीव ना हो जाए तब तक खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। सेल हो गई ठीक है, प्रॉफिट हो गया ठीक है, लेकिन खुश तब होना जब पैसा मिल जाएगा। यानी एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले से लेकर के चलना है, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को पहले से लेकर के नहीं चलना। यानी कि होने वाले प्रॉफिट को पहले से मान के खुश नहीं होना, लेकिन होने वाले लॉसेस को पहले से मान करके टेंशन पा करके उसके लिए तैयारी करके रखना जरूरी है। जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है कि ऐसा हो सकता है तो उसके लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है, इसलिए सब लोग सेविंग्स करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, समझदारी से काम लो। आम भाषा में बोला जाए तो प्रॉफिट को जल्दी से मान के खुश ना हो, और लॉसेस को पहले से मान के चलो कि हो सकते हैं तो पहले से तैयारी करके लेके चलो। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रिंसिपल है, बहुत ज्यादा पूछे जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सुन लो। आपने एक गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, उस गाड़ी को खरीदते ही उसमें आपने गाड़ी में सीट कवर, उसमें नया म्यूजिक सिस्टम जिसे हम स्टीरियो कहते हैं वो सब लगवा दिया, आपने सारे मैट चेंज करवा दिया, गाड़ी में पॉलिश करवा दी, गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवा दी, आपने खर्च कर दी ऊपर से 10,000 रुपए। ऊपर से गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर करवाई है क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी तो 5,000 रुपए उस पर खर्च कर दिए। अब क्या हुआ, दोस्तों ने बोला भाई पार्टी दो, गाड़ी खरीदी है तो 5,000 रुपए की दोस्तों ने पार्टी दे दी और लोगों में गली में लड्डू वगैरह बंटवा दिए। तो 1 लाख की गाड़ी 20,000 रुपए ऊपर से खर्च कर दिया। अब किसी ने पूछा जी गाड़ी कितने की लाई हो, तो आपने बोला जी 1,20,000 की पड़ गई या 1,20,000 रुपए की ली है। अब आपने 1,20,000 क्यों बोला, गाड़ी तो 1 लाख की है। भाई ऐसा होता है, अकाउंट्स कहता है, जैसा रियल लाइफ में वैसे अकाउंट्स भी कहता है कि भाई अगर आपने मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, फिर 5,000 आपने उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे किया है, 5,000 इंस्टॉलेशन पे किया है और 10,000 उस पर बाकी खर्च किया है, तो जो मशीनरी को लाने में और इंस्टॉल करने तक में जो खर्चे होते हैं उसकी कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं, हमने बताया ना कि गाड़ी 1 लाख की है, भाई 10,000 रुपए सर्विसिंग पे, मेंटेनेंस पे, 5,000 रुपए ट्रांसफर, 5,000 पार्टी देने में खर्च कर दिया आपने, 20,000 रुपए ऊपर से खर्च कर दिए, तो उसकी कॉस्ट में आपने ऐड कर दिए ना। वैसे अकाउंट्स भी कहता है ऐड करना जरूरी है। भाई 1 लाख की मशीनरी ली है, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन दिया है, 5,000 इंस्टॉलेशन दिया है, 5,000 अदर एक्सपेंसेस सर्विसिंग पे दे दी है, तो मशीनरी खरीद के लाने तक, लगाने तक और प्रॉपर इंस्टॉल करने तक जो प्रोडक्शन में यूज होना शुरू होगी तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ओके, अब बात करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैंने बताया था अक्रूवल अजम्पशन से मैच करता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि भाई सेल जो चाहे इनकम चाहे एक्सपेंसेस जब रिसीव हो रहे हैं वो तब के नहीं माने जाते, वो माने कब के जाते हैं, जब से वो रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा खर्चा, मैंने सैलरी दोबारा से सेम एग्जांपल ले रहा हूं तो यहाँ पर लिया था अक्रूवल अजम्पशन में, हमारी सैलरी थी मार्च के 2019 की, हमने पे करी अप्रैल 2019 में, तो सैलरी तो भैया वो खर्चा तो मार्च 2019 तक का ही माना जाएगा। जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ तभी का माना जाएगा। बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का मतलब क्या है कि भैया हमारी सेल हुई थी फेब में 2019 में, हमारा पैसा रिसीव हुआ अप्रैल 2019 में, तो पैसा जब रिसीव हो तब की वो सेल नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी वो 31 मार्च 2019 वाले साल में उसे इंक्लूड किया जाएगा। और जो मार्च 2019 वाला ईयर था हमारा, जो कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक चला है, उस साल के सारे खर्चे उसी साल की इनकम से सेट ऑफ किए जाएंगे। ये नहीं कि आपने उस साल के खर्चे अगले साल की इनकम से सेट ऑफ कर दो। सेट ऑफ मतलब कि उस साल के सारे खर्चे उसी साल की इनकम से पे किए जाएंगे, उसी साल की इनकम से घटाए चाहे बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि जब वो पे हो रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट की। डुअल एस्पेक्ट पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये क्या है, भाई जब क्या में पैसा रिसीव हो रहा तब की सेल नहीं मानी जाएगी, जब वो सेल हुई थी वो तब की मानी जाएगी। सेम एग्जांपल, हमारी सेल हुई फेब 2019 में, पैसा रिसीव हो रहा है अप्रैल 2019 में, तो वो सेल मानी जाएगी 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 वाले साल की सेल मानी जाएगी, ना कि जबकि वो रिसीव हो रही है अगले साल में। ओके, अब बात करते हैं, तो यानी तीनों मैच हो गए। अब बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट की। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है, अकाउंट्स कहती है कि भैया आप हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। 2 इफेक्ट कैसे, एग्जांपल देता हूं दोबारा से। आप स्टेशनरी गए, आपने स्टेशनरी से 500 रुपए की TS गरेवाल 11th क्लास की बुक खरीद ली, मम्मी कह रही है अरे बड़ा खर्चा हो गया, बड़ी महंगी किताबें आई हैं, बहुत नुकसान हो गया। तो भैया नुकसान कहाँ हुआ है, नुकसान कहाँ हुआ, आपने 500 रुपए दिए तो बदले बुक नहीं मिली आपको। अब आप राशन लेने गए, आपने 2,000 रुपए का राशन ले लिया दुकान से, आटा चावल, हम कहते बड़ा खर्चा हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा खर्चा हो गया। अरे नुकसान कहाँ हुआ है, आपने 2,000 रुपए दिए तो बदले में आटा चावल भी तो आया है। तो एक एसेट्स गई है, एक एसेट्स आई है।
ठीक है ना। तो डुअल एस्पेक्ट कहता है हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारा अकाउंट्स का डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल की, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसका मतलब है अकाउंट्स पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए, यानी अकाउंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंसान अपने मतलब के लिए या सेल्फिश होकर के उसमें कुछ गलतियां कर दे। अब इस तरीके से आप नहीं समझोगे, मैं दोबारा इसमें एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमारी कंपनी होम लोन देती है। अब हमारी साइड से एक वैल्यूअर है, वैल्यूअर का काम क्या होता है, साइट पे विजिट करना, जो होम लोन ले रहा है वहां पे साइट पे विजिट करना और जो होम लोन जिस प्रॉपर्टी पे लिया जा रहा है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना। अब हमारा वैल्यूअर वहां पहुंचा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 50 लाख रुपए, उसको डीलर ने कुछ पैसे खिला दिए, उसने वहां वैल्यू लिख दी 80 लाख रुपए। तो वहां पर क्या हुआ, वो अकाउंट्स जो वहां पर वैल्यूएशन की गई है वो अनबायस्ड, वो बायस्ड हो गई। बायस्ड कैसे हो गई, वहां पर उसने पर्सनल मोटिव के लिए उससे छेड़छाड़ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, अकाउंट से जुड़ी हुई चीजें जो होती है पर्सनल बायस, यानी अपने सेल्फिशनेस से दूर होनी चाहिए। वो उसमें किसी तरीके से सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में आप अकाउंट्स को वायलेट ना करो, खराब ना करो, गलत मत करो। ओके, जैसे कोई हमारा एचआर है किसी कंपनी का, अब एचआर का काम होता है अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना। अब इम्प्लॉय 2 दिन एब्सेंट रहा और एचआर की इम्प्लॉय से आपस में बातचीत है, एचआर ने उसकी 2 दिन प्रेजेंट लगा दी, तो वहां पर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि वो अकाउंट्स पर्सनली बायस्ड हो गए, क्योंकि एचआर ने अपने किसी जानकार के मतलब में अकाउंट से छेड़छाड़ कर दी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएफआरएस क्या होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल में बनी वाली कॉमर्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।